Very good morning to all of the students. My name is Arun Kumar, and today we will discuss about the direct method. What is direct method? And this is for the English subject. This is for the DLED 4th semester student. So let's move to the another slide. We have already talked about the grammar translation method. It is propounded by Professor Karl Plotz, and today we will discuss about the direct method. तो डायरेक्ट मेथड हम आज बात करेंगे उसके बारे में कि ये है क्या और इसको किसने दिया था। तो डायरेक्ट मेथड इज गिवन बाय मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज. He was born on 14th April 1852 in Germany and died in April 6, 1921 at the age of 68 in the New York City of United States. His nationality was American and by profession he was a linguistic. तो हमें ये पता है कि डायरेक्ट मेथड जो है मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज ने दिया था. कई बार क्वेश्चन ये आता है कि ये जो डायरेक्ट मेथड है वो किस कंट्री में दिया गया था. तो आपको बता दूं कि जर्मनी में मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज बॉर्न हुए, उसके बाद ही रीलोकेट हुए फ्रांस में, और फ्रांस पर ही फ्रांस में जब ये थे तब वाइल ही वाज टीचिंग द फ्रेंच एंड द जर्मन लैंग्वेज, उस टाइम पे उनको ये आइडिया आया एंड उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया और देन ही ऑब्जर्व द सम थिंग्स कि अगर डायरेक्टली हम स्टूडेंट को नेचुरल एनवायरनमेंट देते हैं तो वो इंग्लिश या फिर कोई भी टारगेट लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं. तो कभी भी अगर क्वेश्चन आता है कि ये डायरेक्ट मेथड कहाँ पर दिया गया था तो आप फ्रांस लगाएंगे. फ्रांस अगर दोनों ऑप्शन है तो आप फ्रांस लगाएंगे. अगर एक ऑप्शन है दोनों में से, जर्मनी या फ्रांस में से, तो आप इनमें से कोई एक ऑप्शन लगा सकते हैं. मतलब अगर एक ऑप्शन है तो कोई एक लगाएंगे. जर्मनी होगा तो जर्मनी लगाएंगे, अगर फ्रांस होगा तो फ्रांस लगाएंगे. अगर दोनों ऑप्शंस होंगे तो आप फ्रांस ही लगाएंगे. क्लियर? ओके, मूव टू नेक्स्ट. अभी डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड, फोनेटिकल मेथड, रिफॉर्म मेथड एंड एंटी ग्रामेटिकल मेथड. तो डायरेक्ट मेथड को इन चार नामों से भी जाना जाता है कि नेचुरल मेथड है, फोनेटिकल मेथड है, रिफॉर्म मेथड है और एंटी ग्रामेटिकल मेथड है. क्यों है ये ऐसा? क्योंकि नेचुरल मेथड हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज ने क्या किया, उसको नेचुरल एनवायरनमेंट दिया. नेचुरल एनवायरनमेंट इन द सेंस जो टारगेट लैंग्वेज जिस लैंग्वेज की होती है उसी लैंग्वेज में क्लासरूम एनवायरनमेंट की एक्टिविटीज, डिस्कशन उसी फॉर्म में होंगी. कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा. जिस तरीके से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो रहा था, तो इसमें कोई भी एज सच ट्रांसलेशन नहीं होगा. नेचुरली जो जिस लैंग्वेज में है उसी लैंग्वेज में सारी चीज़ें, क्रियाकलाप कक्षा के अंदर होते रहेंगे. फोनेटिकल मेथड इसलिए है क्योंकि ये ज़्यादा फोकस करता है प्रोनाउंसिएशन पे, वर्ड्स की प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से करना, तो किस टोन में लेना है उसको, राइट, उसका किस प्रकार का आपका जेस्चर होगा जब आप बोलेंगे. तो फोनेटिकल मेथड भी इसको कहते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया है, किसी भी शब्द के ध्वनि पर ज़्यादा इसका फोकस किया गया है. रिफॉर्म मेथड इसलिए है क्योंकि जस्ट ग्रामर जीटीएम के बाद ये आया, क्योंकि जीटीएम एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, इन द लेट 19th सेंचुरी, तो हुआ ये कि उसके कई सारे डिसएडवांटेजेस थे और क्योंकि इंट्रैक्शन प्रॉपर नहीं था जीटीएम में, तो इसलिए ये जब डायरेक्ट मेथड आया तो ये बिल्कुल ही रिफॉर्म मेथड था, इसलिए इसको रिफॉर्म मेथड भी कहते हैं. और एंटी ग्रामेटिकल मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि जीटीएम में जहाँ पर ग्रामर को ज़्यादा फोकस करते हैं, वहीं पे डायरेक्ट मेथड में ग्रामर को फोकस नहीं किया जाता है, कन्वर्जेशन को फोकस ज़्यादा किया जाता है, इसलिए इसको एंटी ग्रामेटिकल मेथड भी कहा जाता है. अब डायरेक्ट मेथड है क्या? तो डायरेक्ट मेथड a method of teaching a second or target language through demonstration or action such as conversation, discussion or etc. in the language itself without translation and without the study of formal grammar. तो इसमें क्लियर है कि जो टारगेट लैंग्वेज है, जो सेकंड लैंग्वेज है, तो वो किस चीज़ में होगी, वो डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, एक्शन, कन्वर्जेशन होगा, डिस्कशन होगा, और ये सारी चीज़ें किस में होंगी, वो टारगेट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में ही होंगी. कोई ट्रांसलेशन यहाँ पे नहीं किया जाएगा. और यहाँ पर कोई भी ग्रामर के लिए कोई भी स्पेशल क्लासेस नहीं कराई जाएंगी. यहाँ पे इंडक्टिवली ग्रामर का यूज़ किया जाता है, इंडक्टिवली ग्रामर को सिखाया जाता है. अब
जो प्रिंसिपल्स हैं, द प्रिंसिपल्स आर इम्पोर्टेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, हम इसकी बात कर लेते हैं कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इज कंडक्टेड इन द टारगेट लैंग्वेज। तो क्लासरूम में जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो टारगेट लैंग्वेज में होंगे, मतलब जो लैंग्वेज सिखाई जानी है उसी लैंग्वेज में जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे क्लासरूम के अंदर, कोई भी एक्टिविटीज़ होगी वो सारी टारगेट लैंग्वेज में ही होगी। इधर फ्रेंच सिखानी है तो फ्रेंच में होगी, और इंग्लिश सिखानी है तो इंग्लिश में होगी, या फिर कोई भी अदर फॉरेन लैंग्वेज। देयर इज एन इंडक्टिव अप्रोच टू ग्रामर। तो इंडक्टिव अप्रोच है मतलब पहले एग्जाम्पल देन रूल। तो पहले एग्जाम्पल्स स्टूडेंट के सामने रखे जाएंगे, देन स्टूडेंट विल इटसेल्फ लर्न द रूल्स फ्रॉम द दोज एग्जाम्पल्स। ओनली एवरीडे वोकैबुलरी इज टॉट। तो जो रोजमर्रा के वोकैब है वही उसी को ध्यान में रखा जाएगा, वही सिखाई जाएगी। कोई एक्स्ट्रा वोकैब, स्पेशल वोकैबुलरी नहीं सिखाई जाएगी। कॉन्क्रीट वोकैबुलरी और एब्स्ट्रैक्ट वोकैब की बात की गई है यहाँ पे। तो जो कॉन्क्रीट है, जो मूर्त वोकैब है, जो मतलब जो चीज़ें सामने है, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट में कई सारी चीज़ें सामने होती हैं, तो उनका ही डायरेक्टली आपको इसमें ट्रांसलेट किया जाएगा। और ट्रांसलेट नहीं कह सकते हैं हम, उसको डायरेक्टली दिखा के पिक्चर्स या ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली दिखा के उसको बताया जाए कि दिस इज अ बुक, सो दिस इज द बुक, दिस इज विंडो, दिस इज टेबल, दिस इज चेयर। सो इस टाइप के। और अगर कोई चीज़ जो प्रेजेंट नहीं है क्लासरूम में, सराउंडिंग में प्रेजेंट नहीं है, जिसको टीचर क्लास में नहीं ला सकता, उसके पिक्चर्स भी नहीं ला सकता, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट वोकैब के थ्रू, मतलब विद द एसोसिएशन ऑफ आइडियाज, कोई आइडियाज रिलेट करके, राइट, तो उसको उस प्रकार से सिखाया जाएगा। द लर्नर इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द यूजिंग द लैंग्वेज इन अ रियलिस्टिक एवरीडे सिचुएशन। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो लर्नर है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होगा इन यूजिंग द लैंग्वेज इन रियलिस्टिक एवरीडे सिचुएशन। तो जो सिचुएशन रहेगी वो बहुत ही रियलिस्टिक रहेगी, तो एक्टिवली इन्वॉल्व होगा लर्नर, राइट। तो जो भी चीज़ें वो कर रहा हो वो रियलिस्टिक एवरीडे सिचुएशन पर डिपेंड करेंगी। तो इसमें इंटरेक्शन प्रॉपर होगा, एक्टिवली इन्वॉल्व लर्नर है। जबकि जीटीएम में क्या हो रहा था, जो लर्नर था वो पैसिव हो रहा था, वहाँ पे टीचर ही एक्टिव हो रहा था। यहाँ पे दोनों का इंटरेक्शन है। स्टूडेंट आर इनकरेज टू थिंक इन द टारगेट लैंग्वेज। स्टूडेंट को कहा जाए कि वो टारगेट लैंग्वेज या जो लैंग्वेज वो सीखना चाह रहे हैं उसी लैंग्वेज में ही थिंक करें, उसी लैंग्वेज में ही बात करें, डिस्कशन करें। स्पीकिंग इज टॉट फर्स्ट बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग। तो स्पीकिंग पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है, मतलब रीडिंग और राइटिंग से पहले अगर कोई चीज़ आती है तो स्पीकिंग पहले की जाएगी, रीडिंग और राइटिंग को बाद में रखा जाएगा। देन ट्रांसलेशन इज कम्प्लीटली वैनिस्ड फ्रॉम एनी क्लासरूम एक्टिविटी। तो ट्रांसलेशन कम्प्लीटली, क्योंकि ये एंटी ग्रामेटिकल है, तो ट्रांसलेशन बिल्कुल ही इसमें वैनिस्ड है। फ्रॉम एनी क्लासरूम, किसी भी प्रकार की क्लासरूम की एक्टिविटी में ट्रांसलेशन नहीं किया जाएगा। उसमें आपको उसी टारगेट लैंग्वेज या उसी सेकंड लैंग्वेज में ही बात करनी है, डिस्कशन करना है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है क्लासरूम में। क्लासरूम एक्टिविटीज आर कैरिड आउट ओनली इन द टारगेट लैंग्वेज, करेक्ट। ओरल टीचिंग कम्स बिफोर एनी अदर काइंड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज में बता चुका हूँ। तो ओरल या कम्युनिकेटिव टाइप की टीचिंग पहले होंगी किसी भी प्रकार की रीडिंग और राइटिंग की एक्टिविटीज के अलावा, क्योंकि रीडिंग और राइटिंग सेकेंडरी रखी गई है। यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन, स्पीकिंग को पहले रखा गया है। यूज ऑफ चेन एक्टिविटीज accompanied by verbal comments like I go to the door, I open the door, I close the door, I return to my place, I sit down। तो यहाँ पे एक चेन ऑफ वर्बल कमेंट्स की है। तो यहाँ पे हर चीज़ लिंक हो रही है। जो वर्बल कमेंट, जो क्रियात्मक अवस्थाएं हैं, वो वन बाय वन वो एक दूसरे से चेन्ड होंगी, मतलब एक दूसरे से जुड़ी होंगी। जैसे मैं आई गो टू द डोर, मैं दरवाजे पर गया। आई ओपन द डोर, मैंने डोर खोला। आई क्लोज द डोर, मैंने क्लोज बंद किया। आई रिटर्न टू माई प्लेस, मैं अपनी जगह वापस आया। एंड आई सिट डाउन, और मैं अपनी जगह पर बैठ गया। जो ग्रामर है वो इंडक्टिवली टॉट की जाएगी, मतलब पहले एग्जाम्पल देन रूल। एम्फेसिस इज पुट ऑन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ग्रामर। तो यहाँ पे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन किसी भी वर्ड का इम्पॉर्टेंट है। और जो जनरल ग्रामर है, इंडक्टिवली जो ग्रामर सीखी गई है, उसका यूज रहेगा। मोर एम्फेसिस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। जबकि जीटीएम में क्या हो रहा था, रीडिंग एंड राइटिंग पर ज़्यादा एम्फेसिस था, लेकिन डायरेक्ट मेथड में जो सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाएगा वो स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स पर ही फोकस किया जाएगा। नाउ द टीचिंग टेक्निक्स रिले मोस्टली ऑन, मतलब जो ये डायरेक्ट मेथड की जो टीचिंग टेक्निक्स हैं वो किन चीज़ों पर ज़्यादा रिलाई करती हैं। तो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज
रीडिंग अलाउड, सेल्फ करेक्शन, कन्वर्सेशन प्रैक्टिस एंड पैराग्राफ राइटिंग। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज में क्या होगा, टीचर को स्टूडेंट से क्वेश्चन करेगा किसी भी टाइप का और स्टूडेंट्स का आंसर करेंगे। रीडिंग अलाउड में स्टूडेंट जो है वो बोल बोल के पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे। और सेल्फ करेक्शन में ये रहेगा कि स्टूडेंट अगर कोई भी मिस्टेक कर रहा है तो टीचर उसको एक सेकंड ऑफर प्रोवाइड कराएगा और कोई एक चॉइस भी देगा साथ में कि करेक्ट चॉइस इसमें से आपको चूज करना है, एंड उसके बाद वो स्टूडेंट अगेन ही विल ट्राई। तो सेल्फ करेक्टेड भी हो रहा है स्टूडेंट। कन्वर्सेशन प्रैक्टिस रहेंगी इसमें, द स्टूडेंट आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क देयर ओन क्वेश्चन टू द अदर स्टूडेंट और द टीचर। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन प्रैक्टिस मतलब जो स्टूडेंट रहेगा वो अपने टीचर से क्वेश्चंस को पूछ सकता है। यहाँ पे जो टीचर और लर्नर इंटरेक्शन रहेगा, लर्नर इंटरेक्शन रहेगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से जीटीएम में जो स्टूडेंट थे वो पैसिव थे, टीचर एक्टिव था, लेकिन यहाँ पे जो टीचर और लर्नर के बीच में प्रॉपर इंटरेक्शन की बात है। उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग भी होगी। तो द स्टूडेंट आर आस्क्ड टू राइट अ पैसेज इन देयर ओन वर्ड्स। तो स्टूडेंट को कहा जाएगा कि जो थिंक कर रहे हैं उन टॉपिक दिया जाएगा और वो उसी टारगेट लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में उसको लिखेंगे। Now advantages क्या है? One of its positive point is that it promise to teach the language and not about the language। तो सबसे बड़ा इसका पॉजिटिव पॉइंट है ये लैंग्वेज को पढ़ाता है। मतलब जो लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, तो इंग्लिश को बोलना सिखाएगा, कन्वर्सेशन करना सिखाएगा, उसको पहचानना बताएगा। इस मेथड में ये सब चीज़ें की अबाउट द लैंग्वेज, नॉट अबाउट द लैंग्वेज। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि भाषा के साहित्य के बारे में पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश के साहित्य के बारे में, उसके लिटरेचर के बारे में, ये सब चीज़ों को नहीं होंगी इसमें। तो इसमें ये सबसे खूबसूरत है कि आपको लैंग्वेज सिखाई जा रही है, उसके बारे में नहीं सिखाया जा रहा है। ठीक है, इंग्लिश सिखाई जा रही है तो आप उसमें कैसे कन्वर्स करते हैं, कैसे कन्वर्सेशन करते हैं, कैसे डिस्कशन करते हैं, कैसे फ्लुएंट बोलते हैं उसमें, है ना, कैसे समझते हैं चीज़ों को, कैसे ऑब्जेक्ट को जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। अबाउट द लैंग्वेज पर फोकस नहीं है इसमें, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। जबकि जीटीएम में क्या हो रहा था कि उसके साहित्य के बारे में पढ़ा जा रहा था। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ अ नेचुरल मेथड विच टीचेस लैंग्वेज द सेम वे द मदर टंग इज एक्वायर्ड। तो ये एक नेचुरल मेथड है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो सेकेंड लैंग्वेज है और जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है उसको इस तरीके से पढ़ाया जाता है जिस तरीके से आप अपनी मदर टंग को सीखते हैं। जिस प्रकार से घर में आप हिंदी बोलते हैं या कहीं भी मार्केट में जाते हैं, कहीं भी आप हिंदी को बोलते हैं, तो चारों तरफ आपको एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिला हुआ है, चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को भी आप हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक नेचुरल मेथड है, क्योंकि इसमें जैसे आप मदर टंग सीखते हैं उसी तरीके से आप इस जो टारगेट लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज है, उसको भी आप सीखते हैं। It emphasis on speech made it more attractive for those who have needs of real communication in the target language। तो it emphasizes on the speech made it more attractive। तो क्या होता है कि जो आपका स्पीच रहेगा, जो ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, उन स्टूडेंट्स और उन लर्नर्स के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं टारगेट लैंग्वेज में फ्लुएंटली। तो इसमें प्रोफिशिएंसी लेवल तक जा सकते हैं, एक्सपर्टाइज लेवल तक जा सकते हैं स्टूडेंट और लर्नर्स। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेथड टू रिड्यूस द टीचिंग ऑफ वोकैबुलरी थ्रू रियल लाइफ फैक्ट्स इन मटेरियल यूज्ड इन टीचिंग। तो ये एक प्रकार का अपना पहला मेथड था जिसमें जो वोकैब है वो रियल लाइफ फैक्ट्स पर और जो मटेरियल प्रेजेंट है उसी से ही सीखी जाती है। अगर फॉर एग्जांपल बुक प्रेजेंट है तो बुक डायरेक्टली शो टू द रियल लाइफ फैक्ट है, राइट। तो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो रियल लाइफ फैक्ट्स पर डिपेंड और वही वोकैब उनको सिखाई जाती है। क्रिटिसिज्म या डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो द डायरेक्ट मेथड डिड नॉट टेक वेल in public education where the constraints of budget, classroom size, time and the teacher background made such a method difficult to use। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट मेथड जो है पब्लिक एजुकेशन में इतना ज़्यादा फैमिलियर नहीं, उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहाँ पर बजट की कॉन्स्ट्रेंट होती है, बजट लिमिटेड होता है, क्लासरूम साइज बहुत ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है, टीचर बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं होता है कि वो टारगेट लैंग्वेज में एक्सपर्टीज़ हो। जबकि जीटीएम में ऐसा था कि वो टीचर के लिए बहुत हेल्पफुल मेथड था कि अगर वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, उसको नहीं आता है, तो फिर भी वो बुक और ट्रांसलेशन की हेल्प से पढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो टीचर है वो प्रोफिशिएंट होना चाहिए। तो टीचर बैकग्राउंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे।
तो ये मेथड थोड़ा डिफिकल्ट टू यूज़ है क्लासरूम में, क्योंकि साइज इतना बड़ा होता है क्लासरूम का, एक एक बच्चे से डिस्कशन, कन्वर्सेशन, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। द मेथड इग्नोर सिस्टमेटिक रिटन वर्क एंड रीडिंग एक्टिविटीज़। तो ये मेथड, डायरेक्ट मेथड क्या आता है, सिस्टमेटिक रिटन वर्क और रीडिंग एक्टिविटीज़ को इग्नोर करता है कहीं ना कहीं, और इसमें सफिशिएंट अटेंशन नहीं दी जाती है रीडिंग और राइटिंग को। तो ये दो मेजर ड्रॉबैक्स थे, क्रिटिसिज्म थे इसके। होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड नेक्स्ट क्लास में हम फिर दूसरे अप्रोच मेथड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।